नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। आज आपको एक ऐसी जगह की दयनीय दास्तान सुनाता हूं जहां एक तरफ कुदरत की बेपनाह खूबसूरती है तो फिर दूसरी तरफ फौजी बूटों की धमक है और जलते बारूद का धुआं है जिसे दुनिया धरती की जन्नत भी मानती रही है। वो इलाका आज अपने ही गोलियों से छलनी हो रहा है। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके में इस वक्त जनता का गुस्सा लावा बनकर फूट रहा है। यह सिर्फ एक आम प्रदर्शन या फिर छोटी मोटी नारेबाजी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के हुक्मरान और रावलपिंडी के जनरल के खिलाफ सीधा बगावती बिगुल है। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक और कोटली से लेकर मीरपुर तक गलियां और सड़कें जंग का मैदान बन चुकी है। आवाम अपने जायज हक मांग रही है, रोटी, बिजली, आटा और जीने का अधिकार। लेकिन इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान और पाकिस्तानी फौज के जनरल इस जायज आवाज को संगीनों के दम पर खामोश करने में जुटे हुए हैं। सड़कें खून से लाल हैं, हवाओं में आंसू गैस का जहर घुला है और हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, पाकिस्तान से आजादी। आखिर क्यों जल रहा है पीओके? कैसे पाकिस्तान ने इस खूबसूरत इलाके को भुखमरी और कत्लेआम की भट्टी में झोंक दिया? आइए समझिए.com में आज इसी पर विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, जिसे मुल्ला मुनीर भी कहते हैं, असीम मुनीर का असली चेहरा अब दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। पीओके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे नागरिकों पर जिस क्रूरता से सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसने असीम मुनीर को रावलपिंडी का जल्लाद बना दिया। सड़कों पर उतरे निहत्थे छात्रों, बुजुर्ग और महिलाओं पर सीधी फायरिंग की जा रही है। दर्जनों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों गंभीर रूप से घायल भी हैं। हद तो तब हो गई जब प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाइट मशीन गन जैसे भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो आमतौर पर दुश्मनों के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होते हैं। रावलकोट और मुजफ्फराबाद की गलियों में पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस स्नाइपर्स जैसे तैनात कर दिए गए लोग गोलियों से भून रहे थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों तक नहीं ले जाने दिया गया और एम्बुलेंस पर भी लाठियां बरसाई जा रही थी। मानवाधिकार का खुलेआम कत्ल किया जा रहा है। जनरल मुनीर की इस सनक ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी फौज के लिए पीओके की जमीन को कीमती है, लेकिन वहां रहने वाले इंसानों की जान की कीमत शून्य है या फिर है ही नहीं। और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन यहां झांकने तक को तैयार नहीं है, देखने तक को तैयार नहीं है। इस बार पीओके में गुस्सा क्यों भड़का? और गुस्सा भड़का तो गुस्सा रातों रात पैदा नहीं हुआ, बल्कि यह सालों से जमा हो रहा था। यह आर्थिक असंतोष का भयानक विस्फोट था जो अब दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से बिजली की बेतहाशा बढ़ी हुई दर और आटे पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म किए जाने से हुई थी। पीओके का अपना जल विद्युत उत्पादन बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां के लोगों से 3 गुना ज्यादा दरों पर बिजली का बिल वसूला जा रहा था, जबकि यही बिजली पाकिस्तान के अन्य शहरों को कौड़ियों के भाव में दी जाती है। इसके अलावा इस्लामाबाद की केंद्र सरकार ने पीओके के लिए तय बजटीय आवंटन में भारी कटौती कर दी और क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था तथा राजनीतिक सीटों के पुनर्गठन को लेकर भी विवाद पैदा कर दिया। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो उनकी बात सुनने की बजाय उन पर टैक्स थोप दिया गया। महंगाई का आलम यह हुआ कि गेहूं का एक कट्टा आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। आर्थिक बदहाली ने जब चूल्हों को ठंडा किया तो लोग राजनीतिक अधिकार और आर्थिक न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए और यह आंदोलन देखते देखते पूर्ण बगावत में बदल गया और पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ में ही नहीं आया कि यह हो क्या रहा है।
पीओके में भड़के मौजूद जन आक्रोश के पीछे केवल आर्थिक बदहाली ही एकमात्र वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक अधिकारों की चोरी और सीटों के पुनर्गठन को लेकर बुना गया ऐसा खौफनाक जाल है, जो कि बहुत बड़ा तत्कालिक कारण है। असल में इस्लामाबाद में जो हुक्मरान है, रावलपिंडी के सैन्य प्रतिष्ठान में पीओके की विधानसभा सीटों में 12 सीटों का गणित पूरी साजिश है और इसी गणित के इर्द गिर्द यह साजिश रची गई, जिससे स्थानीय निवासियों की राजनीतिक आवाज को पूरी तरह से दबा दिया गया। आपको यह भी बता दूं कि यहां पर 45 सामान्य सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। 33 सीटें पीओके के अपने निर्वाचन क्षेत्रों से आती है, उसी इलाके से आती है, लेकिन 12 सीटें ऐसी हैं जहां पाकिस्तान में रह रहे जम्मू कश्मीर के शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं और इसी को लेकर वर्तमान में विवाद और विरोध चल रहा है। आपको यह भी बता दूं कि हालिया प्रशासनिक फैसलों के तहत पीओके की स्थानीय विधानसभा सीटों के परिसीमन में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। पाकिस्तान की केंद्र सरकार ने उस इलाके की सीटें घटाने और बदलने की कोशिशों में जहां पर स्थानीय स्वायत्तता और अपने अधिकारों की मांग करने वाली आबादी का प्रभाव ज्यादा था, जबकि सेना के समर्थक कठपुतलियों का वर्चस्व कायम करने के लिए चुनावी नक्शे के साथ मनमाना खिलवाड़ करते रहे। इसके बाद क्या हुआ? इसके साथ ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बसे लोगों के नाम पर रखी गई शरणार्थी सीटों का इस्तेमाल कौन करने लगा? पीओके की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हाईजैक किया गया। जब भी पीओके में चुनाव होते थे तो इस्लामाबाद इन विशेष सीटों और फौजी दबाव के बल पर अपनी मनपसंद सरकार को थोप देता था और बार बार जब राजनीतिक सीटों के आवंटन और प्रतिनिधित्व के नियमों में कड़ा बदलाव करने की कोशिश हुई तो वकील, छात्र, स्थानीय नेताओं का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा। लोगों का साफ तौर पर यह मानना था कि उनके लोकतांत्रिक अस्तित्व और स्वायत्तता को मिटाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। पहले ही असली अधिकार इस्लामाबाद की कश्मीर काउंसिल के पास है और स्थानीय असेंबली महज एक नाम मात्र का मुखौटा है। ऐसे में सीटों की इस नई राजनीतिक चालबाजी ने जलती आग में घी डालने का काम किया, जिसके बाद जनता ने चुनावी ढोंग को खारिज करते हुए निर्णायक बगावत का बिगुल बजा दिया। बावजूद इसके पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह समझ नहीं आया कि जो करने जा रहे हैं वो आग में घी डालने के काम जैसा है। पीओके की जनता आज जिस मुख्य असमानता से लड़ रही है वो आम नागरिकों का शोषण है, पाकिस्तानी सेना के अफसरों की अय्याशी है। एक तरफ जहां आम आदमी को एक एक रोटी और बिजली के बिल के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ रही है, वहीं पाकिस्तान के फौज के जनरल और प्रशासनिक अफसरों की पीओके में लूट, अय्याशी और अड्डा बना हुआ है। स्थानीय लोगों के खून पसीने की कमाई और टैक्स के पैसे से रावलपिंडी के जनरलों के फार्म हाउस सज रहे हैं। लोग इस बात से बेहद आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं कि न्याय मांगने के लिए जब वे स्थानीय अदालत और न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें हमेशा निराशा हाथ लगती है। पीओके की न्यायपालिका पूरी तरह से इस्लामाबाद और सैन्य प्रतिष्ठान के इशारे पर काम कर रही है, कंट्रोल में है। किसी भी असंतुष्ट नागरिक को जेलों में ठूस दिया जाता है। अदालत की प्रक्रिया महज एक नाटक बनकर रह गई है। जब कानून और न्याय व्यवस्था ने पूरे तरह से लोगों का भरोसा उठ चुका है, उन्होंने अदालतों का चक्कर छोड़ने का फैसला किया और अपना खुद सड़कों पर निकलने का मन बना लिया। वो देख चुके थे कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हालत क्या है, इसलिए बिना सड़कों पर उतरे क्रांति आ नहीं सकती। पीओके में चल रहे इस ऐतिहासिक आंदोलन में स्थानीय नेताओं का रुतबा और प्रभाव चरम पर है। आवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख चेहरों में शामिल सरदार अमन खान आज पीओके में हर घर में एक निडर जननायक के तौर पर देखे जा रहे हैं। उनकी एक आवाज पर हजारों लाखों लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सरदार अमन खान ने जिस बेबाकी से पाकिस्तानी हुक्मरान फौजी अफसरों को ललकारा, उसने रावलपिंडी के CHG को नींद हराम कर दी। सरदार अमन खान ने हाल ही में पाकिस्तानी सेना के कमांडर को सीधे शब्दों में खुली चेतावनी दी थी।
यदि उन्होंने निहत्थे नागरिकों पर अपनी बंदूकें तानना बंद नहीं किया तो पीओके का एक एक नागरिक हथियार उठाने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने फौजी अफसरों को चेताया कि ये 1947 या फिर 1971 नहीं है। अब आवाम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है और इस तरह की सीधी धमकी और जन समर्थन ने यह साबित कर दिया कि पीओके की जनता अब सेना के किसी भी खौफ के आगे झुकने वाली नहीं है, बल्कि सीना तानकर वो पीओके के सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार बैठी है। आपको यह भी बता दूं कि सरदार अमन खान पीओके के प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता तो हैं ही हैं और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जैक के नेता भी हैं। हालांकि कभी कभी इसे जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम के तौर पर भी जाना जाता है। अमन खान प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं। जैक का आज पीओके में जन आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। यह सिविल सोसाइटी, व्यापारी, वकील, छात्रों के साथ साथ एक ऐसा गठबंधन है जिसने पाकिस्तान सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी है। जीएएसी का रुख इतना कड़ा है, इतना अडिग है कि उसने सरकार की तरफ से दी गई आधी अधूरी छूटों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी मांग अब केवल बिजली या आटे तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वे बुनियादी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार में फौजी हस्तक्षेप का खात्मा चाहते हैं। और जीएएसी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और जनता पर उसकी मजबूत पकड़ से घबराकर पाकिस्तानी हुक्मरान और सैन्य तंत्र अपनी पुरानी चाल चल रहे हैं। सरकार ने इसे शांतिपूर्ण जन आंदोलन को दबाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए जैक को आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन घोषित करने तक की साजिश रची। हालांकि पाकिस्तान सरकार की इस चाल का उल्टा असर यह हुआ कि वहां की आवाम का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया, जिससे आंदोलन और ज्यादा उग्र रूप ले चुका है और धीरे धीरे वो पाकिस्तान की सरकार की नींव हिलाने का काम भी कर रहा है। अगर भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो पीओके लगभग 13,297 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र है, जिसकी कुल आबादी लगभग 45 से 50 लाख के करीब है। यह मुख्य रूप से दो प्रमुख क्षेत्रों में बांटा हुआ है। मीरपुर कोटली भीमर बेल्ट और कश्मीर संभाग के तहत आने वाला मुजफ्फराबाद, नीलम और रावलकोट का इलाका। यहां के लोग लंबे समय से इस्लामाबाद के द्वारा थोपी गई कठपुतली स्थानीय सरकार से बेहद नाराज हैं। स्थानीय सरकार में कहने को तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद हैं, लेकिन उनके पास वास्तविक तौर पर कोई अधिकार नहीं है। सारे बड़े फैसले इस इलाके के इस्लामाबाद में बैठा कश्मीर काउंसिलिंग और रावलपिंडी के फौजी जनरल करते हैं। चौधरी अनवारुल हक जैसे स्थानीय सरकार के मौजूदा चेहरों को जनता अब पूरी तरह से पाक सेना की कठपुतली मानती है। स्थानीय नेताओं की इस लाचारी और केंद्र सरकार के उपनिवेशिक रवैये ने हर इलाके के नागरिक को गुस्से से भर दिया है, जिसके कारण आज पूरा पीओके एक साथ इस्लामाबाद के खिलाफ बगावत के लिए उतर आया है। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी भी बहुत गंभीरता से पाकिस्तान के इस नजारे को देख रही है। पीओके में जारी यह जन आंदोलन किसी एक दिन का नतीजा नहीं, ये दशकों से प्रदर्शन हो रहे और तत्कालिक तौर पर बीते 50 से अधिक दिनों के लगातार धरना प्रदर्शन से शहबाज सरकार बौखला गई है। हालात जब और ज्यादा बेकाबू हो गए, जब इस तनावपूर्ण माहौल के बीच चुनाव प्रक्रिया थोपने की कोशिश की गई, चुनावों के दौरान स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर हंगामा किया और इसे एक फर्जी प्रक्रिया करार दिया। LA-27 कोटली और LA-28 मुजफ्फराबाद यानी कि लचरत जैसे निर्वाचन क्षेत्र में भी स्थिति बेहद गंभीर और विस्फोटक बन चुकी है। इन इलाकों में पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा रहा है और जनता ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए सेना के वाहनों को रोक लगा दी। पुलिस के द्वारा चलाई गई गोलियों के कई जगह खून खराबा हुआ, जिसके बाद LA-27, LA-28 समेत नीलम घाटी के कई इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई, बाजारों में सन्नाटा, दवा राशन की भारी किल्लत हो गई, लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हो गए, लेकिन बाहर सड़कों पर सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधा मुकाबला चलता रहा। यह हालत है पीओके की।
पीओके के निवासियों का यह आरोप है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हुकूमत उनके क्षेत्र की जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी को बदलने और यहां की आबादी को एक मानव ढाल या फिर हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। बाहरी पाकिस्तान पंजाब के लोगों को पीओके में लाकर बसाने की योजना बनाने की तैयारी चल रही है ताकि स्थानीय कश्मीरी पहचान खत्म की जा सके। और इसके अलावा जब भी कोई चुनाव प्रक्रिया होती है तो उसमें बड़े पैमाने पर धांधली और हेरफेर के गंभीर आरोप लगते रहे। हालिया चुनावी प्रक्रिया में भी पाक सेना के इशारे पर मतों की चोरी की गई, मनपसंद उम्मीदवार को जिताने का प्रयास किया गया और यही वजह है कि स्थानीय आवाम ने चुनावों को पूरी तरह से बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। लोगों का कहना है कि जब लोकतंत्र के नाम पर केवल फौजी जनरल का हुक्म ही चलना है तो फिर इन दिखावटी चुनावों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आबादी के जनसांख्यिकीय स्वरूप को बदलने की इस साजिश ने स्थानीय निवासियों के अस्तित्व के खतरे को बढ़ा दिया, जिससे बगावत की आग और फैल गई। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पीओके में चल रहे इस भीषण जन आंदोलन और सैन्य दमन की आंच अब पाकिस्तान की मीडिया और मनोरंजन जगत तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के बेहद लोकप्रिय कॉमेडी और टॉक शो हंसना मना है के मशहूर होस्ट ताबिश हाशमी को अपना शो अचानक बंद करने का ऐलान करना पड़ा। ताबिश हाशमी ने अपने शो और सोशल मीडिया के जरिए पीओके में हो रही हिंसा और पाकिस्तानी सेना के रवैये पर कड़ा कटाक्ष किया और दबे छुपे शब्दों में हुक्मरानों को घेरा था। जैसे ही ताबिश हाशमी का यह रुख सामने आया, पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान और मीडिया नियामक प्राधिकरण यानी कि PEMRA की तरफ से उन पर भारी दबाव बनाया गया। उन्हें धमकियां दी गई, शो के प्रसारण को रोकने के लिए मजबूर किया गया। आखिरकार ताबिश हाशमी ने विरोध स्वरूप अपने शो को समाप्त करने की घोषणा कर दी और इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान में सच बोलने या सेना की आलोचना करने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। चाहे आप कोई भी हो, कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी अगर आप पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बोल रहे हैं या फिर सेना के साथ साथ सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको यहां सुनना चाहिए, ताबिश हाशमी को सुनना चाहिए कि ताबिश हाशमी क्या रहे हैं। गौर से सुनिए। कश्मीर के बारे में बात करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे पता ही नहीं चलता किस चीज़ के बारे में इस मुल्क में बात की जा सकती है, किस चीज़ के बारे में नहीं की जा सकती। बहरहाल जो कुछ खबरें जो कुछ सोशल मीडिया से देख रहे हैं बहुत डिसहार्टनिंग है यार। पाकिस्तान में किसी हिस्से में भी हो नहीं अच्छा लगता है। और कर क्या सकते हैं हम ये वीडियो बनाने के अलावा। तो मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, बस अपना दुख का इजहार कर रहा हूँ। अगर ये रुक सकता है मेरी आवाज़ से तो अल्लाह करे रुक जाए। और दोनों जगह जो है वो दोनों पार्टीज जो भी अगर इसमें फ़रीक हैं, कितने फ़रीक हैं मुझे ये भी नहीं पता, मगर जितने भी फ़रीक हैं भाई प्लीज़ बातचीत के ज़रिए खुदा के वास्ते, ये अपने ही लोग हैं, हमारे साथ ही हंसते हैं, हमारे साथ ही रोते हैं, हमारी तरह ही पाकिस्तान की किसी हार जीत पे दुखी होते हैं। बैठ जाइए, बात कीजिए यार। वो और प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क में, इस दुनिया में, उनकी तरफ ध्यान देते हैं हम सब मिल के, बजाय इसके कि आपस में ही यही करते रहें यार। आई होप कि सेंस प्रिवेल करे हर साइड पर एंड पाकिस्तान जो है वो एक यूनिफाइड फोर्स बनकर दुनिया भर में उभरे यार। अभी क्या बोलूँ। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवता की दुहाई देने वाला पाकिस्तान जब मानवता की बात करता है तो उसकी ये सच्चाई, उसकी ये कलई खुलकर सामने आती है। इसलिए पीओके की इस तस्वीर को मैं आपके सामने लाकर समझाना चाहता था। फिलहाल समझिए .com में इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।